करनी चाहिए, लेकिन शायद बहुत जल्दी पैसा कमाने की इसमें उन्होंने इस तरह का काम किया है जो सबको परिचित है। तो ये वहीं से रोक वहाँ लग जानी चाहिए थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और स्त्री भ्रूण हत्या होने लग गई थी। अभी उसके ऊपर जो पाबंदी इस कानून के माध्यम से लगी है, ये तो कानून बनने की जरूरत ही नहीं आने देनी चाहिए थी हमारे डॉक्टरों ने, लेकिन करना पड़ा क्योंकि सभी डॉक्टर अच्छे ही रहेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं होंगे। क्योंकि क्या है कि अभी जैसे एक विषय निकला था कि 4 डॉक्टरों के पास जाने के बाद अगर वो डॉक्टर नहीं बोलने वाले भी है तो 5वां करने वाला भी है। तो ये प्रवृत्ति ऐसे बढ़ते गई है। अब इसमें जो कानून बना है उसमें पहली तो बात यह है कि औरत गर्भधारणा होने के पहले जो सिलेक्शन कर सकते हैं नए तंत्रज्ञान से, उसके ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है। और उस तरह से शायद मैडम को मालूम होगा कि मैंने ही एक केस कोर्ट में दायर कर चुका हूँ कि एक न्यूज़पेपर में एक लेख आया था कि ये खाने की वजह से या ऐसा खाना खाने की वजह से लड़का होगा लड़की होंगी। तो एक डॉक्टर ने लिखा हुआ लेख था, पुराने ग्रंथों का, आयुर्वेद का, बाकी दुनिया भर के बहुत सारे उन्होंने रेफरेंस दिए थे। ऐसा पब्लिश करना भी गुनाह है और उसके ऊपर मैंने केस दायर किया और केस चल भी रही है। बाकी जो कानून की तरफ से जो कर सकते हैं, तो पहला टारगेट जो आता है वो सोनोग्राफी करने वाले लोग। सोनोग्राफी बहुत बार मैंने कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि ये कानून को और थोड़ा सा सख्ती से अमल में लाने के लिए उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्त्री का सिलेक्शन जो है, भ्रूण सिलेक्शन जो है, वो सोनोग्राफी से होता है क्योंकि ये कॉमन है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। तो और ये पेट में रहने के बाद 3 महीने के बाद ही जांचा जा सकता है, उसके पहले जांचना असंभव है। तो इसलिए जो भी लोक संख्या के हिसाब से जो एमटीपी एक्ट निकला था कि अनचाहा बच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल और स्त्री भ्रूण हत्या इसका संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है। तो एमटीपी एक्ट अलग है, पीसीपीएनडीटी एक्ट अलग है। तो एमटीपी एक्ट के तहत हम अनचाहा गर्भधारणा जो है वो मिटा सकते हैं। स्त्री भ्रूण का डिटेक्शन करने के बाद एमटीपी एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन एमटीपी करने के लिए खुलेआम वो किया जा सकता है क्योंकि एमटीपी एक्ट के तहत डॉक्टरों को वैसी परमिशन दे दी गई है। अब तब तक ये तो बताते नहीं है ना कि गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाने के बाद ये बताते नहीं है कि उन्होंने ये एक सिलेक्शन कर लिया है। ये पता भी नहीं रहता उन डॉक्टर को। वो एमटीपी एक्ट के तहत एबॉर्शन करवा लेते हैं और उसके पहले जो सिलेक्शन किया जाता है उसको रोकने के लिए जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसमें ये पुलिस के तलब दिया गया नहीं है। ये हमारे जैसे अप्रोप्रिएट ऑर्डर थी, उसमें तहसीलदार भी है, एसडीओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी है, बीडीओ भी है और मेडिकल ऑफिसर्स भी है, इनके तरफ दिया गया है। इसमें कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं है, ना जो करता है वो भी कंप्लेनर नहीं है, जो करवा लेता है वो भी कंप्लेनर नहीं है। और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में इस एक्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जो सोनोग्राफी सेंटर के जरिए जो मैक्सिमम ये चीज़ें जो होती है, तो क्यों ना एमटीपी एक्ट जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई, हमने ये कॉन्फ्रेंस में कही है लेकिन शायद वो विचाराधीन भी है, उसमें अगर 3 महीने के पहले ही एमटीपी अलाउड किया जाए, जो अभी 20 हफ्ते तक की है यानी 5 महीने तक की है, वो बंद कर, क्योंकि अगर जिसको एबॉर्शन करना है वो 3 महीने के पहले भी कर सकता है। तो उसका माइंड 12 हफ्ते के बाद या 3 महीने के बाद क्यों हो रहा है, ये इसमें बहुत बड़ी बाधा है उसमें। ये पीएनडीटी एक्ट लागू, अगर ऐसा हो जाए कि 12 से 20 हफ्ते तक की जो मोहलत दी गई वो अगर मिटा दी जाए, और अगर करना भी है किसी केस में तो उसके लिए कमेटी रहे सिविल सर्जन के अंडर या किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अंदर, और वो परमिट करे कि नहीं ये इस वजह से किसी कारण की कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, बाकी की किसी वजह से अगर जरूरी है, तो जिसको भी एबॉर्शन करना है, अनचाहा बच्चा अगर रुक गया और नहीं चाहते है तो 12 हफ्ते के पहले क्यों ना करे, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये पिछली बार जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ मैंने ही महाराष्ट्र की ओर से ये पुटअप किया था और शायद वो विचाराधीन है। ये एक बात है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, समस्या जो आती है कि समाज में ही जागृति की बहुत सारी ज़रूरत है। एक्ट के जरिए, किसी कानून के जरिए हम ये स्त्री भ्रूण हत्या को कम कर सकेंगे, ये नामुमकिन है, मेरे हिसाब से नामुमकिन। उसके लिए बहुत बड़ी जनजागृति की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है
कि स्त्री जन्म होना ये पुरुष के अधीन है, ना कि स्त्री के अधीन। ये तो टेक्निकल मैटर है, मेडिकल ये है उसमें। तो जो स्त्री को हमेशा बार बार दोष दिया जाता है कि इसने लड़की पैदा की, लड़की पैदा की, तो ये लड़की का पैदा होना ये पुरुष के ऊपर अवलंबित है, ना कि स्त्री के ऊपर। समाज अभी जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे सुशिक्षित लोग, अगर हम बोलते हैं कि स्त्री को उतना ही ज़्यादा अधिकार मिला है, सब कुछ मिला है, फिर स्त्री भ्रूण हत्या होती क्यों? इसका मतलब है कि सुशिक्षित और संपन्न समाज में पुरुष का जो जेंडर प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो पुरुष का अभी भी वर्चस्व उतना ही ज़्यादा बना हुआ है। जबकि हम आदिवासी की तरफ देखें या लो इकोनॉमिक ग्रुप में देखें तो उतना वर्चस्व नहीं है, क्योंकि वहाँ कमाने वाले भी समान होते हैं, सब कुछ होता है। तो इन सब बातों की वजह से समाज की जागृति सबसे बड़ी बात है, और शायद हम उसी के माध्यम से ये स्त्री भ्रूण हत्या कम कर सकते हैं। ये सबसे, यानी मैं तो इस जरिए भी एक सिविल सर्जन के नाते भी आह्वान करना चाहूँगा कि समाज जागृति के सिवाय इसके ऊपर दूसरा कोई ज़्यादा अंकुश नहीं लगा सकता। सर ने बिल्कुल सही कहा है, जन जागृति की सबसे अधिक आवश्यकता है। परंतु मैं एडवोकेट वर्षा जी देशमुख से सवाल करूंगी, सुशिक्षित समाज ही इस ओर अधिक प्रवृत्त क्यों है? जैसे सर ने कहा है, आदिवासी सेक्टर में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या ठीक है, वो इतना ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि लड़की नहीं चाहिए लड़का चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा समाज जो हर चीज जानता है वो इस ओर क्यों अधिक प्रवृत्त है? मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। 1-2 साल पहले बहुत बड़ी केस हुई थी, ला मेरिडियन के जो मालिक हैं मुंबई में, उनकी बहू ने आत्महत्या की थी। बल्कि वो आत्महत्या नहीं थी, तो वो एक यही दहेज और ये मनी मैटर की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक सर्वे ऐसा भी था कि जो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा सुशिक्षित वर्ग है, तो सोनोग्राफी वहाँ ज्यादा होती है। हाँ। तो मुझे लगता है ये भौतिकवाद है, मटेरियलिज्म ज्यादा है, और झूठी शान जो है, प्रतिष्ठा है, शादियों में अनाप शनाप खर्चा करना है, और दिखावा जो है, मुझे लगता है उसमें अगर वैचारिक बदल आता है, उसमें तुम विचारों से कितने सुशिक्षित है, कितने धन संपन्न है, वो अगर वो विचार हम लाना चाहते तो शायद इसमें बहुत सारा बदलाव आएगा। और वापस दूसरा ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि किचन ये महिलाओं का डोमेन बोला जाता है कि क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पे बड़े बड़े होटलों में शेफ है, जहाँ पे बड़े बड़े पेमेंट दिए जाते हैं, वहाँ तो सारे पुरुष वर्ग है। जो शेफ जो है, जो हायर पोस्ट है, मतलब यहाँ पे हमारे संविधान ने बोला है कि कोई भी मतलब लिंग से मत भेदभाव मत करो, लेकिन यहाँ पे जो हायर कैडर, हायर पोस्ट के जो है, ठीक है, महिलाएं सर्वसाधारण बेचारी मिडिल क्लास है, जो क्लरिकल जॉब चलाती है, टीचिंग का है सबसे ज्यादा, वो सब करती है, बदलाव आ रहा है। लेकिन जो हायर कैडर के जो पोस्ट है, वहाँ पे हाईली पेड जो है, वहाँ पे मतलब जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस नहीं पाया जाता है। वहाँ पे भी पुरुष प्रधान जो है, मेल डोमिनेटिंग प्रभाव ज्यादा दिखता है। और मैडम इसमें मैं थोड़ा सा एक एडिशन इतना करूंगा कि ठीक है, अभी महिलाओं को समान अधिकार की बात आ रही है, समान संधियों की भी बात आ रही है, और पुरुषों के साथ में साथ काम करना भी उनके लिए संविधान के हिसाब से भी उनको लागू हो रहा है। इन सब विचारों से अभी भी हमारी महिलाएं जो है वो इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी अभी भी वो शादी होने के बाद वो अभी भी उसी प्रेशर में है कि वो अपने जो मनोगत है या अपने स्वतंत्र विचारधारा अमल में नहीं ला सकती। सही बात है। ये सही बात है। इसकी वजह से सुशिक्षित स्त्रियों में भी वो किसी प्रेशर की वजह से बोलो या घर के रीति रिवाज या उनके ऊपर वो जो भी कुछ प्रेशर होगा उसकी वजह से सोनोग्राफी करने के लिए या डिटेक्शन करने के लिए या लड़की नहीं होनी चाहिए इसके लिए आते हैं। तो वो पहले तो अमल तो स्त्रियों की तरफ से, सुशिक्षित स्त्रियों की तरफ से ही हो जाना चाहिए। और जो पहले जो मैंने की कि स्त्री का भ्रूण जो निश्चित करना पुरुष के तरफ है, इसका प्रचार जितना चाहिए उतना हुआ नहीं है, ताकि स्त्री कह सके कि नहीं, जो भी हुआ है ये आप ही की वजह से है, आप ही की वजह से है, इसको निकालना नहीं चाहिए। आज अगर स्त्री नहीं होंगी तो बहनें कहाँ से आएंगी, माँ कहाँ से आएंगी, है ये सब आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भयानक चित्र सामने है। जैसे अभी राजलक्ष्मी मैडम जी ने कहा
कि जनसंख्या को, ये तो विदारक स्थिति है कि हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है, लेकिन आबादी बढ़ रही है उसमें ये स्त्री भ्रूण हत्या का कहीं कोई रोल ही नहीं आता। आबादी को रोकना भी बहुत जरूरी है। और किसी अगर कोई चाहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, तो उसमें लड़का ही चाहिए। ये जो हमारी सामाजिक संस्कृति आ गई उसकी वजह से वो लड़के की तरफ ज्यादा जा रहा है। हमारा समाज में लड़कियों की संख्या का घटता स्तर, इस विषय पर चर्चा शुरू है और हम यहाँ कुछ ही देर के लिए ब्रेक के बाद में फिर से आपके पास लौटेंगे। सरज़मीं से इश्क है हमें सरज़मीं से। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर लौट कर आए हैं। मैं प्रांजल जी आपसे सवाल कर रही थी, कहा जाता है सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना बहुत कठिन है। ऐसा ही हमारा समाज है, जो सब कुछ जानता समझता है, सुशिक्षित है। ऐसे ही समाज में यह समस्या ज्यादा है, कन्या भ्रूण हत्या की। तो ऐसे में बताओ, डॉक्टर होने के नाते आप या आपके जो साथी हैं उन्हें किस तरह का रोल अदा करना चाहिए और क्या वे कर रहे हैं जिम्मेदारी से? ये बात आपने बहुत सही कही है राजलक्ष्मी, कि पढ़े लिखे समाज में इस चीज़ का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि सर ने बताया कि मेड़घाट एरिया, जिसे हम बहुत पिछड़ा हुआ एरिया मानते हैं, वहाँ पर स्त्री भ्रूण हत्या जैसी शायद ही कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो। वहाँ पर लड़के के जन्म का और लड़की के जन्म का मुझे लगता है दोनों का स्वागत सिमिलर इससे किया जाता है। पढ़े लिखे समाज में क्योंकि उनको अवेलेबिलिटी है पैसों की या फिर किसी सोर्स तक पहुंचने की, इसलिए हो सकता है कि ये ज़्यादा होता हो। स्त्री रोग तज्ञ या फिर सोनोग्राफी सेंटर होने के साथ रहने के साथ इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब कोई पेशेंट आती है या फिर कोई उसके साथ में पूछने के लिए आ रहा है कि मैडम हम लोगों को 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, हमारे घर में लड़का ही नहीं है या इसके पिताजी अकेले हैं, ऑथेंटिक रीजन दिए जाते हैं कि आप एक बार प्लीज चेक करके। तो बाहर सिस्टर, जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक नियम है कि सिस्टर बाहर बता देती है कि आप 15 दिन पहले ऐसी केस हुई कि किसी ने ऐसा पूछा तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई और वो बिन जमानत अंदर है, दोनों पति पत्नी। तो एक तो पूछने वाला बाहर से ही भाग जाएगा। नंबर 2, इसके जो कानूनन जो नियम के है उसमें उसमें एक पॉइंट इस तरीके का है कि गर्भलिंग निदान कानूनन जुर्म है। इस तरह की पार्टी लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में हर ओपीडी में बाहर लगी होती है, तो वो भी पेशेंट पढ़कर इसका भी काफी असर पड़ने लग गया है। जब कानूनन जुर्म है तो इसका काफी असर आने लग गया है। नंबर 3, या इस सिटी चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूंगी, जो महिलाएं जिनके दिमाग में यह बात है कि सोनोग्राफी से बहुत इजीली लड़का या लड़की पता चल जाता है, तो यह बात गलत है। कई बार यानी n नंबर ऑफ टाइम ऐसे किस्से होते हैं कि उन्होंने लड़का लड़की चेक करवाया, 3 महीने के अंदर लड़का लड़की है या नहीं यह पता चलना काफी दिक्कत होता है। कुछ सोनोग्राफी के यानी कुछ जो भी ये चीज के कर रहे हैं तो वो लोग स्ट्रेट अवे बता देते हैं कि लड़की है। उनको पता होता है कि यदि हम लड़की बता देंगे तो सामने वाला जाकर अबॉर्शन करवा लेगा। और ऐसा हुआ कि उसमें से कई लोगों ने अबॉर्शन नहीं किया और 90 महीने तक चले गए और उसको डिलीवरी होने के बाद में लड़का हुआ। बेचारे सोच नहीं पा रहे थे कि सोनोग्राफी को भी विश्वसनीय नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। इतना 3 महीने के अंदर यदि करवाया जाता तो बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि लड़का है लड़की। यह एक पैसे कमाने का जरिया जरूर बन चुका है कुछ लोगों के लिए। इसमें ज्यादातर नंबर ऑफ स्त्री रोग तज्ञ अमरावती के जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर नंबर जो है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी 98% ऑफ द स्त्री रोग तज्ञ ऐसा नहीं करते हैं। कुछ 2% जो करते हैं उनके लिए फिर यदि पेशेंट मेरे पास में आती है 3 महीने की प्रेगनेंसी लेके या 3.5 महीने की प्रेगनेंसी लेकर यदि वो मेरे पास आ रही है और वो मुझे पूछते कि मैडम मुझे अबॉर्शन कराना है, मुझे चेक तो नहीं करना है पर मुझे अबॉर्शन कराना है, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये बात आती कि यदि इसको अबॉर्शन ही करवाना था तो इसने 2 महीने का अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया। तो यदि ये 3.5 महीने का अबॉर्शन कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई गलत बात है। तो वैसी केस को स्ट्रेट अवे नकार कर देना यह एक हमारा नियम है। इस तरीके के नियम सभी स्त्री रोग 98% ऑफ द स्त्री रोग तज्ञ अमरावती में पालते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरा यह है
कि जब भी स्त्री कोई लड़की का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो उसको अपने तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ सेलिब्रेट कर ले। जैसे बीच में एक स्त्री संगठन ने कुछ एक